चैनल नीवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। चलिए आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जो हमारा 4th चैप्टर होगा। 3 चैप्टर हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आई होप आप लोगों ने तीनों चैप्टर को देख लिया होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ये केमिकल बॉन्डिंग हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में देखो। हमें पता है कि एटम दो या दो से ज्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देते हैं। अब वो एटम किसके थ्रू कनेक्ट हैं? एक दूसरे के। देखो, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तभी तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देंगे। अब वो कनेक्ट भी तो होंगे किसी के थ्रू। हमें वही पता लगाना है कि वो किसके थ्रू कनेक्ट है। उनके बीच का जो कनेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हमारे आज का फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग है क्या। Any type of attraction is called bonding. Any type of attraction between atoms, यानी कि किसी भी एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो हमारी, देखो जैसे H2 हमारा मॉलिक्यूल है जो मिलके बना होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये एक एटम है, ये एक एटम है, यानी कि दोनों एटम मिलके एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देंगे, वो होगा हमारा H2 मॉलिक्यूल। अब ये जो H2 होगा हमारा, इनके बीच में एक बॉन्ड होगी, यानी कि ये जो बॉन्ड है ये हमारा, ये हम आगे देखेंगे कौन सा बॉन्ड है। ये जो बॉन्डिंग है यानी कि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन है, दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में कोई अट्रैक्शन या फिर इंट्रैक्शन है, इनकी वजह से दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन दे रहे हैं। यानी कि ये जो अट्रैक्शन है हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे ही हम बॉन्डिंग कहेंगे। जो इन दोनों एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है? किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते टाइम जो हमारे एटम्स होंगे उनको इकट्ठा रखना, जोड़ के रखना है, फिर बांध के रखना, उसे हम कहेंगे बॉन्डिंग। ठीक है, ये हो गई हमारी बॉन्डिंग। इफ सच इंट्रैक्शन कॉल्ड एट इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, यानी कि उस जो हमारा इंट्रैक्शन है दोनों एटम्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कॉज करेगा, उसे ही हम केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, देखो ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन। बात करें हम केमिकल बॉन्डिंग करते ही क्यों है, व्हाई केमिकल बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड, ये केमिकल बॉन्डिंग बनती ही क्यों है। देखो, एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये हमने काफी बार डिस्कस कर लिया। जो हमारे एटम होंगे, देखो एटम्स मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देंगे। यदि हम बात करें एटम की, क्या वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। हाँ, कुछ एग्जिस्ट करते भी हैं और कुछ एग्जिस्ट नहीं करते। जो करते हैं वो जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो मेटल है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा, ये हमारे होंगे जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे। बट मोस्टली एटम हमारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। देखो, यदि हम बात करें हाइड्रोजन, बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अब ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। मॉलिक्यूल देखो, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में मिलेगा, H2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2। यदि हम बात करें फॉस्फोरस, वो हमें मिलेगा P4। ऐसे दिखने को मिलते हैं हमें। यानी कि हम बात करें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, वो हमें मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। सिंगल सिंगल फॉर्म में हमें वो देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब देखो, ये एग्जिस्ट नहीं करते, इसके पीछे की बात देखो। ये हमारे पास, एक मिनट, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, ये सिंगल सिंगल फॉर्म यानी कि एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है, और एटम मिलके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन देंगे।
टाइप से। देखो कैसे देंगे, अब यहाँ पे कोई कंटेनर है, उसके अंदर हमारे एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। यदि हम बात करें सिंगल सिंगल एटम प्रेजेंट है, यानी कि इनकी मूवमेंट यानी कि एटम्स की मूवमेंट ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि देखो एक तो वो बंधे हुए हैं, कोई दो चीज बंधी हुई है, उनकी मूवमेंट ज्यादा होगी और वो फ्रीली प्रेजेंट है। यानी कि हाइड्रोजन अकेला है, क्लोरीन अकेला है, उन दोनों की मूवमेंट अलग अलग ज्यादा होगी, या फिर दोनों को जोड़ देंगे तो मूवमेंट ज्यादा होगी, यानी कि वो अलग अलग प्रेजेंट होंगे, यानी कि एटम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या करेंगे, मूवमेंट ज्यादा होगी। और उनके पास जो एटम फ्रीली प्रेजेंट है उनमें हाईली एनर्जेटिक होंगे, यानी कि एनर्जी ज्यादा होगी। कैसे होंगे, हाईली एनर्जेटिक। अब हमें पता है किसी की एनर्जी ज्यादा यानी कि उसकी स्टेबिलिटी कम, एनर्जी हमेशा स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और जो सिंगल एटम प्रेजेंट होंगे उनके पास एनर्जी ज्यादा होगी, वो हाईली एनर्जेटिक इन नेचर होंगे। ज्यादा एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एटम्स की ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा यानी कि स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यदि हम बात करें यहाँ पे प्रेशर की, अब ये कंटेनर है, इनकी मूवमेंट क्या होगी, फास्ट होगी। अब इन्हें हम प्रेशर लगाएंगे कंटेनर पर, यहाँ पे यदि हम प्रेशर लगाएं तो प्रेशर क्या करेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि उनकी मूवमेंट वो क्या करेंगे, दूर दूर चले जाएंगे प्लेस पे, कोई कहीं यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई सेंटर में होगा, यानी कि इधर उधर होंगे, उन पे प्रेशर लगाएंगे तो वहां पे प्रेशर हमें ज्यादा लगेगा। तो जो एटम्स हैं वहां पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगेगा और उनकी मूवमेंट ज्यादा होगी। यदि हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, एटम मिलके हमारे बनाएंगे मॉलिक्यूल्स। अब जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है यानी कि HCl की फॉर्म में है, जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंट एटम से हो, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ही बॉन्ड की फॉर्मेशन दे, यहाँ पे सेम एटम्स के बीच में भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो सकती है, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच में भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन H2 की फॉर्मेशन दे सकते हैं, Cl होगा हमारा, Cl2 की भी फॉर्मेशन दे सकते हैं, या फिर दोनों होंगे तो HCl की फॉर्मेशन भी हमें मिल सकती है यहाँ पे। तो यानी कि जो एटम होंगे डिफरेंट एटम, देखो लिख भी रखा होगा, सिमिलर और डिफरेंट एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म बॉन्ड, यानी कि सेम एटम होंगे वो भी कंबाइन हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी कंबाइन होके बॉन्ड की फॉर्मेशन दे सकते हैं यहाँ पे। देखो अब ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में आ गए। अब यहाँ पे इनकी मूवमेंट की बात करें एटम्स के कंपैरिजन में, अब हमें पता है एटम्स के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कम होगी, अब वो इतनी इजीली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। अब बात करें हम, देखो यहाँ पे जो एटम थे हाईली एनर्जेटिक थे, अब हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पे एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। बात देखो, हमें पता है कोई भी अनस्टेबल एलिमेंट अपने आप को स्टेबल फॉर्म में ले जाना पसंद करेगा। तो यहाँ पे देखो एटम होंगे वो अनस्टेबल फॉर्म में है, वो चाहेंगे कि हम स्टेबल फॉर्म में चले जाएं, तो क्या करेंगे, वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन देंगे, ना कि वो सिंगल रहना पसंद करेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। यदि हम बात करें प्रेशर की तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो इसमें वॉल्यूम की बात करें, अब यहाँ पे एटम है वो इधर उधर भाग रहे हैं, वॉल्यूम क्या होगी इनकी, ज्यादा होगी, प्रेशर भी यहाँ पे ज्यादा लगेगा, और इधर प्रेशर कम लगेगा, वॉल्यूम भी कम होगी। ठीक है, समझ आया कॉन्सेप्ट। जो हमारे एटम होंगे वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वो
एटम एटम मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे, उससे हमारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन होगी वो सेम एटम्स के साथ मिलके भी हो सकती है और डिफरेंट एटम के साथ मिलके भी बॉन्ड की फॉर्मेशन दे सकते हैं। सिंगल सिंगल एटम प्रेजेंट होंगे तो उनमें मूवमेंट होगी वो ज्यादा होगी, वे जो सिंगल एटम होंगे वो हाईली एनर्जेटिक इन नेचर होंगे। यदि एनर्जी ज्यादा यानी कि एनर्जी हमारे स्टेबिलिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो स्टेबिलिटी उसकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम होगी। यदि हम बात करें प्रेशर और वॉल्यूम की, वो भी हमारे इंक्रीज करेंगी। मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के बाद ये सारी चीजें इसके इनवर्स हो जाएंगी, मूवमेंट डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम और प्रेशर हमारे यहाँ पे डिक्रीज होंगे। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट वाई केमिकल बॉन्डिंग इज फॉर्म। केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन इस टाइप से होगी क्योंकि ये सिंगल रहना पसंद नहीं करेगा, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जाएगा, अनस्टेबल से स्टेबल कंडीशन में जाना पसंद करेगा। नेक्स्ट हमारा होगा डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। देखो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करें आर से, पोटेंशियल एनर्जी। देखो हम बात करें इनके ग्राफ की, इसका ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से, पॉजिटिव, जीरो, जीरो से ऊपर हमारा पॉजिटिव, नीचे हमारा नेगेटिव। ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से। देखो यहां हम बात करें इफ आर यानी कि डिस्टेंस हमारी डिक्रीज हो रही है, डिस्टेंस डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे इंक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो अट्रैक्शन हमारा, देखो पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ो, ये हमारा है न्यूक्लियस, इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि हम बात करें एक दूसरे न्यूक्लियस की, इसका भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यानी कि दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, हम एटम एटम से मिलकर बन रहा है मॉलिक्यूल, तो हम दो एटम की बात करें, यहाँ पे दो एटम है, ये एक का न्यूक्लियस ये, एक का ये, जो हमारे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज यानी कि रिपल्सन, ठीक है। बट देखो क्या करेगा, इस एटम का इलेक्ट्रॉन इस एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, यहाँ पे रिपल्सन होगा। इस एटम के इलेक्ट्रॉन का इस एटम के न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन शो करेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन और यहाँ पे रिपल्सन, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे एक दूसरे को, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम बात करें इनकी डिस्टेंस की, बात करें इनकी डिस्टेंस की, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी, यदि हम डिस्टेंस कम कर दें, इनकी पास में कर दें, ये हमारे पास दो एटम है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। यदि हम इन दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस की बात करें, यदि डिस्टेंस कम है, जैसे ही डिस्टेंस कम होगी, इनके आपस के यानी कि दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पास में आएंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा, यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट होगा। देखो यदि डिस्टेंस डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और यहाँ पे अट्रैक्शन कम होगा रिपल्सन की बजाय, यानी कि रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एज कंपेयर टू न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन से। यहाँ पे
रिपल्सन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो कम होगा। यदि हम इनके डिस्टेंस को इंक्रीज कर दे, यानी कि आर हमारा इंक्रीज कर दे, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। बात करें हम सेकंड पॉइंट की, यदि आर यानी कि डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। जैसे ही डिस्टेंस को दूर करेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उनके बीच का रिपल्सन कम होगा, यानी कि फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा रिपल्सन की कंपैरिजन में। यदि हम बात करें थर्ड पॉइंट की, जो नेट अट्रैक्शन और नेट रिपल्शन, नेट अट्रैक्शन इज इक्वल टू नेट रिपल्शन, जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही इक्वल हो। जब नेट अट्रैक्शन और नेट रिपल्सन इक्वल होंगे तो वहां पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। जैसे ही एनर्जी कम, यानी कि हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आए। जहां पे हम डिस्टेंस कम करेंगे, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, पास आते हुए उनमें रिपल्सन क्रिएट होगा, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के। ठीक है, जैसे ही इस डिस्टेंस को हम ज्यादा करेंगे, डिस्टेंस ज्यादा करते ही इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे, तो जो यहाँ पे रिपल्सन होगा वो कम होगा, देन अट्रैक्शन वहां पे ज्यादा होगा रिपल्सन के कंपैरिजन में। यदि नेट अट्रैक्शन और नेट रिपल्सन दोनों इक्वल होंगे, जहां पे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इस स्टेज पर नेट अट्रैक्शन और नेट रिपल्सन हमारा इक्वल होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होगी और यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। समझ आया? डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, ये था हमारा। इसके कुछ पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एट द टाइम व्हेन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन आर मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। देखो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगा, क्योंकि न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव नेचर का, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव नेचर का, दोनों के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। इट इज द कंडीशन ऑफ बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग की कंडीशन है। एट दिस टेबल नेट अट्रैक्शन इज इक्वल टू नेट रिपल्सिव फोर्स एंड अट्रैक्शन इज एट ए मैक्सिमम एक्सटेंट। यही बात है, क्या होगा, जहां पे नेट अट्रैक्शन नेट रिपल्सिव फोर्स के इक्वल होगा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा टोटल एनर्जी रिलीज्ड। देखो, यदि हम बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे तो एनर्जी हमारी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, इसे हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, यानी कि जब हम बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, वहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। द सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। देखो, यदि हम बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, यदि हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दोनों एनर्जी अमाउंट में इक्वल होंगी, यानी कि बॉन्ड की फॉर्मेशन की, वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। यदि हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, वहां पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उस एनर्जी को हम कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दोनों की अमाउंट इक्वल होगी बट साइन ऑपोजिट होगा। बॉन्ड एनर्जी हमारी क्या होगी, रिलीज हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, रिक्वायरमेंट, यानी कि साइन चेंज होगा बट अमाउंट सेम होगी। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम्स इन बॉन्डिंग कंडीशन इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, यानी कि हम न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की मिनिमम जो लेंथ होगी या मिनिमम डिस्टेंस होगी, उसे हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ मीन्स हायर द
बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो यदि हम बात करें ये कितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। हम बात करें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो डिस्टेंस देखो, जो हमारा एक एटम है ये और एक एटम है ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। दो एटम है, दोनों के न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, मिनिमम डिस्टेंस, हम बात करें हैं मिनिमम डिस्टेंस की, उसे हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। यदि हम बात करें ये डिस्टेंस जितनी छोटी उतनी ही स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी उतनी ही स्ट्रेंथ उसकी कम होगी। एक तो ये बॉन्ड लेंथ, इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास, यहाँ इधर इसका इलेक्ट्रॉन, इधर इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यदि हम बात करें इस बॉन्ड लेंथ की, इसे तोड़ना इजी होगा या फिर इसे, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ यानी कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ। अब उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी तो वो बॉन्ड लेंथ हमारी वीक हो जाएगी, बॉन्ड हमारा वीक होगा। वीक बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, लेंथ क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। लेंथ इंक्रीज होगी वहां पे वो बॉन्ड हमारा वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक होगा, उसे इजीली ब्रेक कर पाएंगे और उसकी यानी कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। यानी कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हम, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड क्या है, देखो ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, हम बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे उस टाइम पे कितनी एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है, अमाउंट, कितना अमाउंट एनर्जी का रिलीज हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड होंगे वो टू टाइप के होंगे, एक होगा हमारा वीक बॉन्ड, एक होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वीक बॉन्ड वो होगा जहां पे 42 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी रिलीज हो। देखो ध्यान से सुनो, केमिकल बॉन्ड टू टाइप के होंगे, वीक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वीक बॉन्ड वो होंगे जहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करते टाइम 42 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी रिलीज हो, वो तो हमारे वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे। या और बॉन्ड की फॉर्मेशन के टाइम किलो जूल पर मोल कितना 42, इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, वो होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। वीक बॉन्ड में कम एनर्जी रिलीज होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब हम बात करें वीक बॉन्ड कौन से हैं, वीक बॉन्ड होंगे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल फोर्सेज, ठीक है। कुछ और भी है हमारे जो वीक बॉन्ड है, मेनली हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्सेज। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे हमारे, वो होंगे आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो हो गए हमारे केमिकल बॉन्ड जो टू टाइप के थे, वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक होंगे हमारे हाइड्रोजन और वंडरवाल, स्ट्रॉन्ग की बात करें वो होंगे हमारे आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। अब हम बात करते हैं हमारे वंडरवाल फोर्सेज के। वंडरवाल फोर्सेज ये हमारा वीक बॉन्ड होगा, कैसा होगा, वीक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये हमारा वीक होगा। देखो यदि हम बात करें वंडरवाल, वीक बॉन्ड हमारे टू थे, वंडरवाल और हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें से भी कौन सा वीक होगा, वो होगा हमारा वंडरवाल फोर्सेज, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज्यादा वीक होंगे। अब हम बात करेंगे वंडरवाल फोर्सेज की। ये देखो फर्स्ट होगा इसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वंडरवाल फोर्सेज हमारा पहला हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसे हम कहेंगे किसन फोर्सेज, ठीक है। देखो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, डाइपोल डाइपोल यानी कि पोलर, पोलर मॉलिक्यूल, जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, डाइपोल मींस पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन। पोलर मॉलिक्यूल क्या होंगे, देखो
पोलर मॉलिक्यूल इस टाइप से होंगे, इनके पास एक एंड पे पार्शियल पॉजिटिव, एक एंड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो परमानेंट डाइपोल होंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल, यानी कि इनके एक एंड पे पार्शियल पॉजिटिव, एक एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। देखो इस टाइप से होंगे, इस टाइप से होंगे, इन पे एक एंड पे पॉजिटिव यानी पार्शियल पॉजिटिव, कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होंगे। यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव होगा ये पार्शियल पॉजिटिव के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, इधर भी क्या करेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये देखो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, वो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो बॉन्ड होगा हमारा वीक वंडरवाल फोर्स का। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है दो पोलर मॉलिक्यूल को जोड़ने में, वो हमारा होगा वंडरवाल फोर्स। ये जो वंडरवाल फोर्स हमारा है, देखो पॉजिटिव एंड ऑफ वन डाइपोल अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे जो एंड हमारे क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, वहां पे कोई ना कोई फोर्स तो होगा, और जो फोर्स होगा वो होगा हमारा वंडरवाल फोर्स। एंड दीज वंडरवाल फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये होगा हमारा वंडरवाल फोर्सेस में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन। अब एग्जांपल देखिए हम इनका, तो वो होगा हमारा जैसे कि HCl, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब देखो ये होगा हमारा HCl, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। जो पार्शियल नेगेटिव होगा यानी कि इसका एक एंड दूसरे के पार्शियल पॉजिटिव के साथ यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी वजह से बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा हमारा वंडरवाल फोर्सेस, जिसे हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, यदि हम बात करें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में Vr की, Vr होगी हमारी वंडरवाल इंटरेक्शन, Vr हमारी होगी वंडरवाल इंटरेक्शन, -c बाई r की पावर +6, Vr इज इक्वल टू -c अपॉन r की पावर +6। ये जो r होगी हमारी, ये होगी डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डाइपोल डाइपोल की। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो होगी पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच की, और Vr होगी हमारी वंडरवाल इंटरेक्शन। अभी C क्या है, देखो C होगी हमारी 2/3 μ1 μ2 स्क्वायर अपॉन 4πε0 स्क्वायर इंटू 1/kT। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो μ1 और μ2 है ये होंगे हमारे डाइपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फर्स्ट एंड सेकंड, मॉलिक्यूल फर्स्ट एंड सेकंड। μ1 हमारा होगा डाइपोल मूवमेंट किसका, पोलर मॉलिक्यूल जो फर्स्ट होगा उसका, μ2 होगा हमारा डाइपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सेकंड। बात करें हम 4πε0, ये होगा हमारा परमिटिविटी फैक्टर, परमिटिविटी फैक्टर। के हमारा होगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी होगा हमारा टेम्परेचर। अब देखो जो हमारा सी होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, टी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है,
तो यानी कि जो हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। ये पॉइंट याद रखना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमारा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, यानी कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहाँ पे जो Vr होगी वो होगी -c/r⁶। Vr हमारा वंडर वाली इंटरेक्शन, R हमारे डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये देख लेना आप सब, ठीक है। ये होगी हमारी, यदि हम बात करें इनकी स्ट्रेंथ, फोर्स की बात करें, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के फोर्स की बात करें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r⁻³ के फोर्स, या फिर हम स्ट्रेंथ की बात करें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के, वहां पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r⁻³ के, ठीक है, r⁻³। नेक्स्ट, ये तो हमने देखा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम कहेंगे किसन फोर्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारे डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन जिसे हम कहेंगे डिबे फोर्स। डिबे फोर्स, दोनों यहाँ नाम याद रखना है। यहाँ पे व्हेन ए पोलर मॉलिक्यूल, देखो डाइपोल यानी कि पोलर, इंड्यूस्ड डाइपोल यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जहां हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखा था वहां पे दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे पोलर नेचर के थे। अब यहाँ पे एक तो पोलर मॉलिक्यूल है, एक हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन दिखाना हमें। देखो पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, एक एंड पे पार्शियल पॉजिटिव, एक एंड पे पार्शियल नेगेटिव की। यदि हम बात करें इंड्यूस्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे इंड्यूस करवाया जाएगा। देखो यहाँ पे रखा हमारा पोलर मॉलिक्यूल, ये हमारा होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब इसके इस एंड पे नेगेटिव चार्ज है। देखो किसी पे कोई यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, किधर की बात कर लो, हम बात करें इधर नेगेटिव वाले की। इसके एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है, इसके पास में दूसरा मॉलिक्यूल रख दिया, अब इस पे हमें चार्ज नहीं दिख रहा। अब देखो जो नेगेटिव होगा ये तो हमें पता है, नेगेटिव किसे अट्रैक्ट करेगा, अपनी साइड पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, यानी कि इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव जहां भी होगा पॉजिटिव चार्ज उसे अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव इसके दूसरे एंड पे चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पोलर मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में चार्ज को इंड्यूस करेगा, ठीक है। और अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या फिर हम बात करें इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, वो होगा हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसे हम कहेंगे डिबे फोर्स। एक मिनट, देखो इसमें जो V होगा हमारा वंडरवाल इंटरेक्शन, वो होगा -c/r⁻⁶। यहाँ पे जो C होगा वो होगा μ1² α2/4πε0। ये होगा C, μ1² इंटू α2/4πε0। अब जो यहाँ पे म्यू हमारा है ये होगा डाइपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल 1, α2 यानी कि ये होगा हमारा पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल 2, ठीक है। और 4πε0 ये हमारा परमिटिविटी फैक्टर होगा। अब हम बात करें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की, यहाँ पे जो वंडरवाल इंटरेक्शन होगा, यानी कि वंडरवाल इंटरेक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पे, यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इंटरेक्शन में वो हमारा इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर पे, ठीक है। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था हमारा वो डिपेंडेंट था टेम्परेचर पे, ये इंडिपेंडेंट होगा, इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट हमारा होगा इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। देखो इसे हम लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी कहेंगे, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। अब देखो दोनों हमारे इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल यानी कि दोनों हमारे मॉलिक्यूल होंगे नॉन पोलर नेचर के, नॉन पोलर नेचर के। अब हमें पता है नॉन पोलर जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वहां पे कोई
हमें चार्ज नहीं दिखेगा, कोई चार्ज, जैसे पोलर पे हमें एक पार्शियल लेके पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज थे, एक एंड पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, यहाँ पे हमें नहीं पता कि चार्ज कहाँ होगा। अब यहाँ पे क्या करवाएंगे, इंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्शन। इंडक्शन क्या होगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे जो चार्ज का सेपरेशन करवाएंगे हम, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्शन की वजह से करवाएंगे। जो सेपरेशन ऑफ चार्ज करवाएंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्शन की वजह से। कैसे, देखो ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, हमें पता है इसके पास न्यूक्लियस ही प्रेजेंट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, बट हमें अब वो एक कोर पे लेके आने, यानी कि एक एक एंड पे लेके आने हैं। देखो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा अपने ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, वो रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है, हमें पता नहीं वो कहाँ है। अब देखो एक पॉइंट तो कभी ऐसा आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पे होगा, इस साइड, एक साइड, यानी कि किसी भी एक एंड पे, और जो हमारा न्यूक्लियस होगा पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक एंड पे होगा, यानी कि किसी न किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन एक साइड और न्यूक्लियस एक साइड होंगे। ये क्या फॉर्मेशन दे रहे हैं हमें, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्मेशन। अब ये देखो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, अब हमें पता है इधर सारे नेगेटिव। अब कोई दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये नेगेटिव होंगे, ये इसके न्यूक्लियस को इधर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इधर, यानी कि जो यहाँ पे जो चार्ज जनरेट हुए हैं, सेपरेशन ऑफ चार्ज हमने देखा, ये हुआ है इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्शन की वजह से। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड induced dipole is created in non-polar molecules due to electron cloud distortion। देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्शन की वजह से हमने एक नॉन पोलर पे चार्ज को जनरेट कर लिया। उस देखो एक नॉन पोलर पे हम चार्ज जनरेट कर लेंगे तो दूसरे वाले पे तो पहले वाला ही चार्ज जनरेट कर देगा, ठीक है, हमें एक पे जनरेट करना है, दूसरे वाले पे तो पहले वाला ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल चार्ज जनरेट कर देगा। तो ये होगा हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसे हम कहेंगे लंडन डिस्पर्सन फोर्स। यदि हम बात करें वंडरवाल इंटरेक्शन की, -c/r⁻⁻6, यहाँ पे जो c होगी वो होगी हमारी 3/2 α1 α2 I1 I2 अपॉन I1 + I2। ये α1 और α2 ये तो होगी हमारी पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल फर्स्ट एंड मॉलिक्यूल सेकंड। I हमारी होगी आयनाइजेशन एनर्जी, I1 होगी फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए, I2 होगी हमारी सेकंड मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। ये होगा हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। देखो ये तो हमने पढ़े वंडरवाल फोर्स होंगे जो मेन 3 फोर्स थे वो। यहाँ पे 2 फोर्स और होंगे जो वीक फोर्स है। एक होगा हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, एक तो होगा हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जो सेकंड होगा वो होगा हमारा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। देखो अभी तक हमने वंडरवाल फोर्स के 3 टाइप थे वो डिस्कस किए थे, किसन फोर्स, डिबे फोर्स, लंडन डिस्पर्सन फोर्स। वो तीनों फोर्स हमारे वीक फोर्स है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीक होंगे। अब हम बात करें यहाँ पे 2 फोर्स और हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये जो फोर्स होंगे ये वीक फोर्स है, बट इनके बारे में हम डिस्कस क्यों नहीं करते वीक फोर्स में, क्योंकि कभी कभी ये किसी कंडीशन में स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह बिहेव शो करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं क्या ये आयन और डाइपोल। डाइपोल यानी कि पोलर मॉलिक्यूल, आयन यानी कि जो आयोनिक होंगे मॉलिक्यूल। वो देखो जैसे कि एग्जांपल से बात करें हम NaCl, ये आयोनिक होगा कंपाउंड, आयोनिक मॉलिक्यूल, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज है।
बात करें हम पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कि H2O, ये होगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे होगा 2 पार्शियल नेगेटिव। जो आयन होंगे वहां पे जो चार्ज होगा वो होगा कंप्लीट चार्ज, यानी कि कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। बात करें हम पोलर मॉलिक्यूल्स की, वहां पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, यानी कि मॉलिक्यूल के एक एंड पे पार्शियल पॉजिटिव और एक पे पार्शियल नेगेटिव। आयंस में होगा फुल्ली नेगेटिव और फुल्ली पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो होगा हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, यहां पे देखो Na पॉजिटिव चार्ज है, ये इंटरेक्ट करेगा ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव के साथ। Cl नेगेटिव होगा, ये इंटरेक्ट करेगा हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव के साथ। ठीक है, ये तो हमारा है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। यदि हम बात करें स्ट्रेंथ की, देखो एक मिनट, देखो यदि हम बात करें जो हमने लास्ट में 3 फोर्स पढ़े थे उनके बारे में, किसन फोर्स, डिबे फोर्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्स, इनमें से हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी हमारे किसन फोर्स की, देन डिबे फोर्स की, देन लंडन डिस्पर्शन फोर्स की। ये तो होगी स्ट्रेंथ का ऑर्डर, डाउन टू टॉप हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। बात करें, ये तो हमारा किसन फोर्स कौन था, डाइपोल इंटरेक्शन। अब हम बात करेंगे जो डाइपोल इंटरेक्शन है और एक है हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये हमारा आयन और एक हमारा था डाइपोल इंटरेक्शन। इनमें से स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, आयन डाइपोल की या फिर डाइपोल की? देखो डाइपोल में दोनों मॉलिक्यूल हमारे पोलर मॉलिक्यूल थे और हमें पता है पोलर मॉलिक्यूल पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होगा, बट आयन डाइपोल पे जो आयन होगा वहां पे कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव, और जो डाइपोल होगा वहां पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे दोनों ही पार्शियल, यानी कि स्ट्रेंथ होगी जहां पे कंप्लीटली चार्ज प्रेजेंट होगा, तो कंप्लीटली चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यदि हम स्ट्रेंथ की बात करें तो आयन डाइपोल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी डाइपोल इंटरेक्शन की। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब हम बात करें आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की, आयंस यानी कि देखो जैसे Ki, इंड्यूस्ड डाइपोल यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल I2। देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होंगे जहां पे दोनों एटम सेम हो, यानी कि I2 Cl2, ये होंगे हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे बात करें हम Ki पर होगा पॉजिटिव कंप्लीटली पॉजिटिव, I पे होगा हमारा कंप्लीटली नेगेटिव। I2 यहाँ पे हमें चार्ज जनरेट करवाएंगे आयंस वाले मॉलिक्यूल्स के थ्रू, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस करवाया जाएगा। अब यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे इंड्यूस करवाया है आयंस वाले मॉलिक्यूल्स ने। अब हमें पूछे कोई कि आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो होगी आयन डाइपोल की। और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल से हमारी, और इसकी बात करें डाइपोल की, तो किसकी होगी, वहां पे भी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी डाइपोल के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में जो आयन होगा वहां पे कंप्लीटली चार्ज होगा, कंप्लीटली पॉजिटिव और कंप्लीटली नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे हुए वंडरवाल फोर्स यानी कि वीक फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा होगा, देखो क्वेश्चन है व्हाई टू एटम्स ट्राइज टू फॉर्म बॉन्ड। ये तो हम बार बार पढ़ रहे हैं अब कि जो दो एटम होंगे उनके बीच में इंटरेक्शन या फिर कोई अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से दोनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। इस टाइप से हमने देख लिया दोनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन है। अब ये बॉन्ड बनाने की कोशिश क्यों करेगी, तो हमने देख लिया था कि ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्गली या फिर हाईली एनर्जेटिक होंगे सिंगल फॉर्म में। देखो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था कि एटम सिंगल
जो होंगे वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। बट इसका एक और पार्ट देखें, एक और साइड, तो वो ये भी होगा, देखो मोस्ट ऑफ द एटम्स, यानी कि मैक्सिमम एटम्स ऐसे होंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए भी बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे ताकि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, स्टेबल फॉर्म में आ जाए, अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में आ जाए। यदि हम बात करें, देखो हाइड्रोजन, एक ये है, एक ये है, देखिए हमें पता है जो ऑक्टेट होता है वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट हाइड्रोजन में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उनका डुप्लेट, ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। अब हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है दोनों हाइड्रोजन के पास, यानी कि ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट 1 है। अब ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि देखो इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। अब वो बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसी होगी वो बाद में देखेंगे, पहले देखो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं दोनों हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि दोनों हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ये बात। तो अब देखो जो बॉन्ड होगा वो कितने 3 टाइप से करेंगे। जो फर्स्ट होगा हमारा वो होगा आयोनिक बॉन्ड। देखो सबसे पहले हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आयोनिक बॉन्ड क्या है, यदि 2 एटम के बीच में, देखो 2 एटम के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है वो आयंस के थ्रू, देखो आयंस के थ्रू, आयंस के थ्रू कैसे, यहां पे सॉरी देखो जैसे हम एग्जांपल से देखेंगे NaCl, इन दोनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन है, कैसे होगी वो देखो, यहां पे होगी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो होगी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू। हमें पता है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 यानी कि 281। हमें पता है जो फर्स्ट सब सेल होगी उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे फर्स्ट ऑर्बिटल में, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। उसके अगले जो नेक्स्ट सब सेल होगी हमारी वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बात करें कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट वाली सेल में। यदि हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन के पास होंगे 287, यानी कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होगा 17 होगा। अब देखो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे तो 7 चाहिए। अब 7 तो कोई देगा नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बट क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब 1 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन तो दे ही सकता है। तो देखो यहाँ पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन यदि क्लोरीन को दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे, तो इसके पास जो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से, यानी कि इसकी जो लास्ट सब सेल होगी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यहाँ पे बात करें 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 288, यानी कि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया 8। तो यहाँ पे जो हो गया फॉर्मेशन वो होगी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई वो हुई आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन के पास, यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, यानी कि दोनों खुश हैं, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये तो था आयोनिक बॉन्ड। यदि हम बात करें सेकंड बॉन्ड की, वो होगा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगी वो देखो।
यदि हम बात करें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनका ऑक्टेट यानी कि इनका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। देखो यदि ये म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन को इस टाइप से, तो इस हाइड्रोजन के पास भी दो और इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों हाइड्रोजन ने जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की, तब दोनों का ऑक्टेट यानी कि डुप्लेट, सॉरी हाइड्रोजन डुप्लेट अपना कंप्लीट करेगा, इन दोनों का डुप्लेट कंप्लीट होगा, डुप्लेट कंप्लीट होगा तो यानी कि स्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे। देन इनके बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई वो होगी हमारी कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरेशन हुआ है। क्या हुआ है? म्यूचुअल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, क्लोरीन और क्लोरीन। देखो क्लोरीन की जो लास्ट सेल होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे होंगे 7, 2, 4, 6, 7। ये दूसरा क्लोरीन है जिसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, यहाँ पे इनके पास है 7, 7, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए दोनों को तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बात करें, देखो यदि ये क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन ले ले और ये वाला क्लोरीन भी इसका एक इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी कि दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर कर लिया, तो दोनों के पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके पास काउंट करें तो 7 तो खुद के, एक इसका, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। बात करें सेकंड क्लोरीन की, यहाँ पे 7 खुद के और एक इसका, 8 इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच में हुई बॉन्ड की फॉर्मेशन। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी, वैसे ही यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड, और वो बॉन्ड किसके थ्रू हुआ है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यदि हम बात करें नेक्स्ट की, जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, अब जरूरी नहीं है ना कि एक बॉन्ड, देखो अब मैक्सिमम हमें 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है किसी भी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब किसी को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है तो भी उसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, 2 की नीड है तो भी उसे मिल सकते हैं, 3 की नीड है तो भी उसे मिल सकते हैं, बट 4 या 4 से ज्यादा बॉन्ड की नीड हो तो वो उसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि दूसरा भी तो सोचेगा कि उसका भी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। देखो म्यूचुअल शेयरिंग में हम बात करें, अब यहाँ पे नाइट्रोजन का देखो, यदि हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, ये होंगे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के पास भी होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। यदि ये देखो किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यदि ये वाला नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन ले ले और ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में अपने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो दोनों नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट होंगे। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जो 3-3 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एक बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के बीच में 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सिमिलर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, यानी कि 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, वहां पे उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 बॉन्ड, तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और वो बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि वहां पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। जहां पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे होगा आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन, वहां पे आयंस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है।
ये हम बाद में देखेंगे, पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड देख लेते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक हमने आयोनिक बॉन्ड देखा, सेकंड हमने कोवेलेंट बॉन्ड देखा, नेक्स्ट हमारा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ये एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी दिखने में रियल में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, दिखने में कोवेलेंट बॉन्ड जैसा है। यहाँ पे होगी अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो कोवेलेंट बॉन्ड था वहां पे थी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होगा अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सिर्फ एक एटम ही दूसरे एटम को कंप्लीट यानी कि लोन पेयर शेयर करेगा। कैसे करेगा वो देखो। पहले हम बात करें हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। इधर तो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मान लीजिए ये एक एटम है और ये एक एटम है, हमारे पास दो एटम है, ये हमारा ए, ये हमारा बी। ए के पास ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसे इलेक्ट्रॉन की नीड है और इसके पास एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। अब जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है ये इसे दे देगा, शेयर कर लेगा इसके साथ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब दिखने में यदि हम बात करें, जब हम लिखते हैं इनके बॉन्ड को, नोटबुक में लिखेंगे, यानी कि कैसे दिखाते हैं, इस टाइप से दिखाते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड होगा जैसे ये ए एटम है, ये है बी एटम, दोनों ने इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयर किया। अब इसे भी हम ऐसे ही दिखाते हैं। दिखने में कैसे हैं, दोनों सिमिलर हैं, यानी कि ऐसे दिखने में लग रहा है कि दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है, बट एक कोवेलेंट है एक कोऑर्डिनेट है। कोवेलेंट बॉन्ड होगा जहां पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, कोऑर्डिनेट वो होगा जहां पे एक एटम ही अपने ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, शेयर करेगा किसी दूसरे एटम को, ठीक है, वो होगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे होगा एग्जांपल देखो इसके। देखो यदि हम बात करें अमोनिया NH3 प्लस H पॉजिटिव, देखो अब ये जो अमोनिया है, अमोनिया की स्ट्रक्चर होगी कुछ इस टाइप से। अमोनिया के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ इस टाइप से। 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, यानी कि 1 2 3, हाइड्रोजन के पास अपना भी इलेक्ट्रॉन है भाई। अब ये तीनों हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा वो देखो, ये कैसा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया नाइट्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में लगा है, ठीक है। तो यानी किसने तीनों हाइड्रोजन के साथ क्या जो इलेक्ट्रॉन था उसको शेयर किया। अब जो नाइट्रोजन होगा 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बात करें हम हाइड्रोजन की, ये देखो इस हाइड्रोजन की बात करें हम, इसका डुप्लेट कंप्लीट। इस हाइड्रोजन की बात करें तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। थर्ड हाइड्रोजन की बात करें तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। अब हम बात करें हमारा H पॉजिटिव है, ये रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ। कैसे करेगा वो देखो। अब जो अमोनिया के पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने पहले ही शेयर कर लिए 3 हाइड्रोजन के साथ, बट यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, इसे देगा नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करेगा, सिर्फ शेयर करेगा। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी कि देखो आयोनिक बॉन्ड में क्या था, जैसे कि NaCl, इसका एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करा था क्लोरीन के साथ, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करे, यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग है, यानी कि यहाँ पे दोनों के बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो ए के इलेक्ट्रॉन से होगी, यानी कि ए के 2 इलेक्ट्रॉन ए के होंगे, बी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बट दोनों बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। अब देखो हाइड्रोजन के पास देने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अब हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है पॉजिटिव आयन, यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन में प्रेजेंट है, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी वो डोनेट कर चुका है पहले कहीं, अब वो वैकेंट है बिल्कुल। अब क्या करेगा, वो चाहता है कि अमोनिया के साथ मैं बॉन्ड की फॉर्मेशन करूं, अमोनिया के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करूं। अब जो ये अमोनिया है ये कहेगा ठीक है भाई तो आजा हम बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे
पर हाइड्रोजन का मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड की फॉर्मेशन तो कर लेंगे, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तब अमोनिया कहेगा मैं अपने ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूंगा, उसी से हम बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे ही होंगे। अब जो ये नाइट्रोजन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ हाइड्रोजन की क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ। तो देखो हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अमोनिया के दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी, कुछ इस टाइप से होगी। 3 हाइड्रोजन पहले से ही थे, ठीक है, एक हाइड्रोजन और लग गया आगे, वो है तो इस टाइप से, किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, यानी कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन दे रहा है। यहां से गए हैं ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। अब देखो यदि हम बात करें, नाइट्रोजन अपना जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट मतलब शेयर कर रहा है, डोनेट नहीं कर रहा है, शेयर कर रहा है, यहाँ पे क्या क्या बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, तो नाइट्रोजन पे कैसा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो होगी NH4 पॉजिटिव, ठीक है, इस टाइप से होगा। समझ आया? यदि हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे वाटर है, वाटर के साथ H+ आयन बॉन्ड की फॉर्मेशन करना चाहता है। जो H+ आयन है, यानी कि हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी ये डोनेट कर चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ H+ यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट ये फिर भी चाहता है कि कहीं पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो। अब वाटर देखो, ये होता हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, ठीक है, तो इसका ऑक्टेट तो इसका भी इनकम्प्लीट है, बट इसने 2 हाइड्रोजन के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, कुछ इस टाइप से 2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्टेट इसने कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखो, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। अब देखो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके वैकेंट है, नहीं सॉरी यार, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ऐसे रखे हैं, कहीं पे बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करे, वो फ्री बैठे हैं। हाँ, इसका खुद का ऑक्टेट तो कंप्लीट करवा रहे हैं, बट ये कहीं पे बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं कर रहे। तो अब ये देखो, ये H पॉजिटिव है, यदि ये इसे इसके साथ शेयर कर ले, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर कहें या फिर हम कहें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ले, तो यहाँ पे बनेगा H3O पॉजिटिव, ठीक है, H3O पॉजिटिव मॉलिक्यूल की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। और जो इलेक्ट्रॉन आए वो दोनों आए हैं ऑक्सीजन के साइड से, यानी कि यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ऑक्सीजन के पास से 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, और वहां पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो यहीं पे हम बात करें लेविस एसिड और लेविस बेस की, जो लेविस एसिड होता है वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो होगा हमारा लेविस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा वो होगा हमारा लेविस बेस। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा उन्हें हम हाइपोवैलेंट स्पीशीज भी कह देंगे। हाइपो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाइपोवैलेंट स्पीशीज। यदि हम बात करें जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है उसे हम हाइपरवैलेंट, हाइपर यानी कि एक्सेस में हो इलेक्ट्रॉन, हाइपरवैलेंट स्पीशीज। लेविस एसिड देखो जहां पे लोन पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो वो हमारा लेविस बेस, यानी कि लोन पेयर प्रेजेंट है, वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। जहां पे वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो वो होंगे हमारे लेविस एसिड। तो ये तो हो गए यहाँ पे हमारे बॉन्ड देख ली हमने। अब हम बात करेंगे कि पीछे था रेजोनेंस या फिर रेजोनेंस एनर्जी। जो हमारा रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस एनर्जी होंगे, ये क्या होगा पहले देखो। ये रेजोनेंस क्या है, व्हेन ए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रक्चर,
कोई एक मॉलिक्यूल किसी एक सिंगल स्ट्रक्चर से हम उसकी प्रॉपर्टी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल की एक स्ट्रक्चर से हम उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उसको हम एक स्ट्रक्चर से कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर चाहिए होंगी। देन द ट्रू स्ट्रक्चर इज सेड टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बता रही है, कोई मॉलिक्यूल है जिसकी एक स्ट्रक्चर से हम उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर चाहिए उस मॉलिक्यूल की, और जो उनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस कहेंगे। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल देखो, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है दोनों, ये तो यहाँ पे है म्यूचुअल शेयरिंग, यदि दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, H पॉजिटिव H नेगेटिव, यदि अब की बार इस हाइड्रोजन पे नेगेटिव इसके पास पॉजिटिव, कुछ इस टाइप से होंगे। यानी कि हम बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर है, और ये जो हमारा होगा ये होगा इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसे हम कहेंगे रेजोनेंस। यदि हम बात करें CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव मॉलिक्यूल की बात करें, देखो ये होगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑक्सीजन 1 2 3, एक बार लिख देते हैं हम समझने के लिए, सिर्फ 1 2 3 इसके हम स्ट्रक्चर बनाए। यदि मान लो ये नेगेटिव इधर, ये इधर, तो कैसा होगा, कुछ इस टाइप से होगा इसका स्ट्रक्चर। ये हमारी 1 थी, ये 2, ये 3, मान लीजिए ये इस टाइप से हो कुछ, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, और इधर पे ये 2 1 3। अब देखो, ध्यान से देखो इसे स्ट्रक्चर को, जो हमारा कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, ये हमारा कार्बन है, ऑक्सीजन हमारी 3 है, 1 2 3, एक बार तो 2 और 3 पे नेगेटिव चार्ज है, 1 पे डबल बॉन्डेड है। यदि हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन जो हमारी सेकंड है वहां पे डबल बॉन्डेड है, और जो 1 और 3 यानी कि फर्स्ट और थर्ड ऑक्सीजन के साथ है सिंगल बॉन्डेड है। यहाँ पे थर्ड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डेड है। यदि हम बात करें इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर का, यानी कि देखो, यदि हम इसे एक्सप्लेन करना चाहते, कार्बोनेट स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल को हम एक्सप्लेन करना चाहते, तो सिर्फ इस एक स्ट्रक्चर से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इन तीनों स्ट्रक्चर को हमें ड्रॉ करना होगा। अब इनका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, मान लो तीनों के पास क्या है, एक बार डबल बॉन्डेड है, एक बार सिंगल बॉन्डेड है। कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, चार्ज 2 पे चार्ज है, यानी कि 2/3। ठीक है, ये कैसा होगा, ये होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसे हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। अब है रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एज कंपेयर टू द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो, जो हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी है, कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी है, और जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगी, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनमें जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, होगी रेजोनेंस एनर्जी। डाटा वगैरह आपके नीड है नहीं, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना था। यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वैलेंस बॉन्ड थियरी।
ये वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या होगी ये देखो अब पहले इसके कुछ अजम्पशन है। एटम्स डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो यदि एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, ये तो हमें पता है कि दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन देंगे, बट वो एटम्स अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेंगे। जैसे कि ये है, यहाँ पे बॉन्ड तो फॉर्मेशन हो गया। अब ये थोड़ी है कि हाइड्रोजन जो एटम है वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओनली बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ईच बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगी, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही आइडेंटिटी लॉस होगी, ना कि पूरे एटम की। यदि हम बात करें जैसे कि क्लोरीन है, अब क्लोरीन की है 287, सेकंड क्लोरीन हमारा है वो भी है 287, ये इनकी कितना है एटॉमिक नंबर 17 यानी कि 287 फर्स्ट सब सेल में, सेकंड में, ये होगी हमारे थर्ड में, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7। यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे कर रहा है बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड हुई है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में हुई है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू हुई है, ना कि देखो ये न्यूक्लियस, ठीक है। फर्स्ट में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी ठीक है। सेकंड में हमारे 8 होंगे, 3 4 5 6 7 8। सेकंड सब सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट में हमारे हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक क्लोरीन इधर भी हमारे, चलो उसका भी स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में होंगे हमारे 8, 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट में हमारी है 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 और 7, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7। बात करें यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी, यानी कि एक क्लोरीन के पास है 287, सेकंड के पास भी होंगे 287, यानी कि दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयर कर लेंगे, तो वहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी हमारी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन, और दोनों क्लोरीन अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि इसका ये एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक ही इलेक्ट्रॉन। यदि दोनों अपना इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर कर ले, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले एक दूसरे के साथ, वहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन, जो होगी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से दोनों क्लोरीन का अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखो अब इन एटम की बॉन्ड की फॉर्मेशन तो हो गई, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, जिससे मॉलिक्यूल्स बना Cl2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे इन दोनों के एटम की कोई आइडेंटिटी गई कहीं नहीं गई। यहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है वो हुई है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है उनका कोई रोल है, कोई रोल नहीं है, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ जो आउटर सेल में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनके थ्रू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यदि आइडेंटिटी लॉस होगी तो सिर्फ उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी लॉस होगी जिसने म्यूचुअल शेयरिंग की है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, दूसरे एटम के साथ। तो ये होगी हमारी वीबीटी के पोस्टुलेट। नेक्स्ट हमारा होगा ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देख लिया हमने। स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इज काउंटेड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। वही बात है, क्या है, जब हम बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी कहेंगे, ठीक है। ये तो हमारे हो गए
अजम्पशन। अब हम बात करें इनके लिमिटेशन की, वीबीटी की लिमिटेशन क्या है। देखो, एक तो लिमिटेशन यही होगी कि इन्होंने जो बताया था, जो एक स्ट्रक्चर यानी कि एक स्ट्रक्चर से ही इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देंगे, बट हमने देख लिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगी जिससे हम उसकी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर पाएंगे। एक सिंगल स्ट्रक्चर से उसकी प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। एक तो फिर ये वो बात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाली बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक लिमिटेशन तो ये होगी। जो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो है फेल्स टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि पैरामैग्नेटिक नेचर का क्यों होगा। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये इंपॉर्टेंट है, ये लिमिटेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। यदि लिमिटेशन पूछी जाएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यही से पूछी जाएगी। वीबीटी फेल्स टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ये होगी। देखो, इन्होंने अभी तक जो बॉन्डिंग की थी, बॉन्ड की जो फॉर्मेशन हुई थी, वहां पे इन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट किया था दोनों साइड से, ठीक है। अब देखो, बॉन्ड की फॉर्मेशन तो यहां भी होगी। यदि हम बात करें BeCl2, BeCl2 बेरिलियम के पास 4, देखो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो बेरिलियम है, बेरिलियम के पास होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, देखो 1s2 2s2, तो हमें पता है s ऑर्बिटल है, वहां पे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, बट फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में कितने होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे देखो टोटल इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन। बट ये फिर भी बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा क्लोरीन के साथ। कैसे करेगा, देखो क्लोरीन के पास होंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 7। अब दोनों क्लोरीन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ म्यूचुअल शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट। यदि हम बात करें सेकंड वाले क्लोरीन का, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब बेरिलियम का देखो, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसने 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, 1-2 यानी कि 2 क्लोरीन के साथ। अब इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6। बेरिलियम के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, शेयरिंग करने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, बट फिर भी इन्होंने क्या क्या है, बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। ये कैसे की, ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वीबीटी का तो ये था कि जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना होके उसने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। बट यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल ने ये बात फेल कर दी कि BeCl2 जब यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, बट वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है बेरिलियम हमारा, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या होंगे, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, देखो तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एक ये लिमिटेशन थी। ये भी बता दी हमने, एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन वैलेंसी कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मेथड। जो कोऑर्डिनेशन की वैलेंसी होगी वो भी इस मेथड से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुड बी अप्लाइड सक्सेसफुली टू ओनली अ फ्यू सिंपल सिस्टम। जो वीबीटी थी वो सिर्फ जो हमारे कुछ सिंपल सिस्टम थे या फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, सिर्फ उन पे ही अप्लाई किया, वहीं पे इसे एक्सप्लेन कर पाया, उससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये थी हमारी वीबीटी की लिमिटेशन, ठीक है, ये थी हमारी वीबीटी की लिमिटेशन। इसकी अजम्पशन देख लिया, लिमिटेशन देख लिया। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे होती है, रुकती है, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। यदि आपको कोई टॉपिक समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक आपने अच्छे से क्लियर नहीं किया, तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई किया जाएगा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।